So, all right, boys and girls, we are starting with our second chapter, federalism. So, federalism आपकी civics की books का second chapter है, and before we go on topic, I want to take your attention to some points. So, the prerequisite before starting this lecture is I am covering this chapter exclusively from my master notes. So, if you people are not having these notes physically, I believe that you should pay massive attention on screen because the notes are being scrolled up. तो इस चैप्टर को मैं एक्सक्लूसिवली मेरे मास्टर नोट से कवर करने वाला हूँ एंड मैं आशा करता हूँ कि आपके पास फिजिकली ये नोट्स प्रेजेंट हैं एंड इवन इफ अगर आपके पास ये नोट्स प्रेजेंट नहीं है देन आपको आपका पूरा अटेंशन स्क्रीन पर देना चाहिए बिकॉज नोट्स आपके सामने हैं. सेकेंड, दिस इज़ नॉट अ रिविजन लेक्चर. मैं आप लोग को क्लियरली पहले ही बता दूं कि ये रिवीजन लेक्चर नहीं है. हम इस चैप्टर को डिटेल डिस्कशन इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं. सो हम फेडरलिज्म के मास्टर नोट्स को डिस्कस करेंगे एज वेल एज एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, फिर इन द ब्लैंक्स को डिस्कस करेंगे, असर्शंस एंड रीजंस को डिस्कस करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. जब हमने चैप्टर नंबर 1 किया था पावर शेयरिंग, तो उसके अंदर हमने 2 स्टोरीज देखी थी. स्टोरीज किसकी सर? एक श्रीलंका की एंड एक बेल्जियम की. सो श्रीलंका का जो एकोमोडेशन था वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द बेल्जियम. श्रीलंका ने जो मेजर्स अडॉप्ट किए थे वो बहुत डिफरेंट थे एज कम्पेयर टू द बेल्जियम. बेल्जियम ने बहुत डिफरेंट काइंड का एकोमोडेशन किया था. हमने 4 पॉइंट्स याद करे थे एकोमोडेशन इन बेल्जियम के, जिसमें से एक पॉइंट था दैट मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू द स्टेट गवर्नमेंट. तो जो सेकंड पॉइंट था हमारा, हमारी एनसीईआरटी बुक्स का जो हमारा सेकंड पॉइंट था चैप्टर 1 पावर शेयरिंग के अंदर, दैट मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ से ही जन्म हुआ था फेडरलिज्म का. जब पावर डिवाइड करी गई, व्हेन द पावर वाज डिवाइडेड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड करी गई, तब इस चैप्टर का जन्म हुआ जिसका नाम है फेडरलिज्म. तब इस चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म. सो व्हेन द पावर वाज डिवाइडेड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, देन बर्थ हुआ हमारे चैप्टर फेडरलिज्म का. सो एक फ्लैशबैक मैंने डाला है आपके नोट्स के अंदर जस्ट बिकॉज मैं आपको इंटरलिंक करा सकूं कि पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म किस तरह से इंटरलिंक्ड है. क्योंकि कई बार बच्चे पढ़ते पढ़ते ये सोचते कि सर हम क्या पढ़ रहे थे, क्यों पढ़ रहे थे, किस लिए पढ़ रहे थे. तो इंटरलिंकिंग इज़ वेरी नेसेसरी कि हम इंटरलिंक करें सारे टॉपिक्स को, कि हमने जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था इट इज़ सिग्निफिकेंट फॉर सेकेंड चैप्टर एज वेल. तो जब हमने एकोमोडेशन इन बेल्जियम देखा, दिस पार्ट इज ऑफ एकोमोडेशन इन बेल्जियम, ये एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम वाला पार्ट है. एंड सेकेंडली आपको स्मार्ट स्टडी करनी है. हाथ में एक पेंसिल या एक हाइलाइटर रखना है. जो जो चीज़ें हम हाईलाइट या जो जो चीज़ें हम साइड में लिख रहे हैं, नोट्स को पूरा रंग दो, ताकि जब आप उसको पकड़ोगे आपको फील आना चाहिए कि आपने इसको अच्छे से पहले एक बार पढ़ रखा है. तो हाथ में एक पेन या हाइलाइटर आपके ऑलवेज रहना चाहिए. सो चलें आगे कि फ्लैशबैक देखते हैं. वी हैव सीन दैट इन प्रीवियस चैप्टर दैट बेल्जियम हैज शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी गवर्नमेंट टू द फेडरल गवर्नमेंट. सो अर्लियर देयर वाज यूनिटरी गवर्नमेंट एंड देन द बेल्जियम चेंज्ड इनटू फेडरल गवर्नमेंट, और इसी से ही हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ फेडरलिज्म. सो एंड श्रीलंका रिमेन्स टू बी द यूनिटरी सिस्टम, बट जो बेल्जियम का एकोमोडेशन था वॉज टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू द श्रीलंका. श्रीलंका ने बहुत अलग टाइप के मेजर्स अपनाए थे जो हमने पढ़ा था, जिसको हमने प्यार से टर्म किया था मेजोरिटेरियन मेजर्स या मेजोरिटिज्म. मेजोरिटिज्म या मेजोरिटेरियन मेजर्स. So despite the demand of the Tamil leader, in this chapter we are going to understand the theory and practice of federalism in India. So what is federalism? अब हमारा सवाल आता है सर फेडरलिज्म क्या है, और ऊपर ही मैंने आपको बताया कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर डिवाइड करती है विद द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज नोन एज फेडरलिज्म. सो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट.
in which the power is divided between the central authority and various constituent units of a country. So a federation has a two level of government. और इसी के साथ हमको पता चला सर कि दो लेवल्स कौन से हैं, एक हो गया सेंट्रल और एक हो गया स्टेट. सो वन, अच्छा इनमें से आप बताओ बड़ा कौन सा है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ा है. सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल एंड इट्स फॉर द होल कंट्री, एंटायर कंट्री. जबकि स्टेट गवर्नमेंट कैसी होती है, जो अलग अलग स्टेट्स में फैली हुई होती है. पर जो एंटायर कंट्री के लिए है वो कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट. सर इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कुछ भी मनवा सकती है? आंसर इज नो. सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से जो मन में चाहे नहीं मनवा सकती, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. नंबर वन इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. हम ये सब पावर शेयरिंग में डिस्कस कर आए हुए हैं. सो वन गवर्नमेंट इज फॉर एंटायर कंट्री, वन गवर्नमेंट इज फॉर एंटायर कंट्री, और एंड इट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट. The other are the government at the level provinces or state that look after much of the day-to-day administration. तो जो states में फैली हुई है, जो day-to-day administration देख रही है of the states are popularly known as state government. तो पहली वाली क्या हो गई हमारी सर, सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरी वाली हमारी क्या हो गई, स्टेट गवर्नमेंट. अब हमने जो ये डिस्कशन किया है फेडरलिज्म का कि दो टाइप की गवर्नमेंट होती है सर, एक हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट, एक हो गई स्टेट गवर्नमेंट. तो जैसे बेल्जियम ने अपनाया था, उसने अपनी जो पावर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट से किसको दे दी थी, स्टेट गवर्नमेंट को, एंड इट वाज नोन एज फेडरलिज्म. इट वाज नोन एज फेडरलिज्म. बट श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने यूनिटरी सिस्टम अपनाया था. तो अब हमारे सवाल आता है कि सर यूनिटरी सिस्टम क्या है, एक बार यूनिटरी सिस्टम समझा दीजिए. यूनिटरी हम बचपन में पढ़कर आए हैं. हमने बचपन में क्या पढ़ा हुआ है कि यूनिटरी का क्या मतलब होता है, वन. यूनिटरी का मतलब क्या होता है, वन. यूनिटरी मींस वन. यूनिटरी का मतलब क्या होता है, वन. तो सर फेडरल यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब जो पावर है, एक मिनट देना, मतलब सर जो पावर है वो किस में डिवाइडेड है, सिर्फ एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट रहेगा वहां पे? नहीं. अब यहां पे कहानी में एक ट्विस्ट है. यूनिटरी का मतलब होता है वन. सो यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब सर वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सिर्फ एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा? नहीं. आइदर, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं आइदर देयर इज वन गवर्नमेंट, या तो सिर्फ वन गवर्नमेंट है, या अगर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है भी, अगर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है भी, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सबऑर्डिनेट है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे काम करेगी. या तो या तो सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, या अगर दो टाइप की गवर्नमेंट है भी तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसके सबऑर्डिनेट है. एंड मैंने आपके मास्टर नोट्स में इसको हाईलाइट करके डाला है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. सो मास्टर नोट्स में हमने लिखा है इन दैट सेंस फेडरेशंस आर कॉन्ट्रास्टेड विद द यूनिटरी गवर्नमेंट, बिकॉज अंडर यूनिटरी गवर्नमेंट either there is only one level of government or the sub units are subordinate to the central government. या तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दो, या तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी पावर दे दो, या अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट बनाई है देन ऑल्सो इट इज सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो दोनों चीजें याद रखना, आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और इफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देन द स्टेट गवर्नमेंट इज सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसका मतलब सर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है? आंसर इज यस. द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन orders to provide the provisional or local government. In the federal system, the central government cannot order the state government to do something, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था. अब फेडरलिज्म के लिए मैंने यहाँ पे एक फोटो दी है कि स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल गवर्नमेंट जब हाथ मिलाती है, मतलब अपनी पावर्स को क्या कर रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं. यहाँ पर भी क्या हो रहा है, पावर शेयरिंग. तो सारे चैप्टर्स आपके मैं इंटरलिंक कर दूंगा, चाहे वो चैप्टर 1 है,
2 है, 3 है, 9th का कंसेप्ट है, 8th का कंसेप्ट है, हम सारे कंसेप्ट को एक साथ ले आएंगे. So in federal system, the central government cannot order the state government to do something. The state government has a power of its own. तो स्टेट गवर्नमेंट्स को उसके पावर्स दे रखा है, उसका ओन जुरिस्डिक्शन दे रखा है. सर जुरिस्डिक्शन क्या है आगे बताएंगे जब हम फीचर्स पढ़ेंगे. इस वाले कंसेप्ट में हम जुरिस्डिक्शन पर भी बात करेंगे. सो इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बट बोथ द गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल. क्योंकि हमको पता है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. तो जो मेन पावर है वो किसके हाथों में है? वो पीपल के हाथों में है. तो पीपल चाहे तो किसी भी गवर्नमेंट को चेंज कर सकती है. दैट्स वाई ये एक दूसरे को आंसरेबल नहीं है बट येस दे आर आंसरेबल टू द पीपल. सो ये था हमारा फेडरलिज्म की बेसिक की. फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट. सर स्टेट गवर्नमेंट ही क्यों नहीं? क्योंकि जैसे हमारा इंडिया है, हमारा ब्यूटीफुल इंडिया है, इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट है. तो पावर्स भी उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगी. तो सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल पावर विल ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग देम. और इसको हमने प्यार से क्या कह दिया है? वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. अब हमारा सेकेंड टॉपिक जो है वो है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. सेकेंड टॉपिक क्या है हमारा? की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. सो सम की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म आर. अब इसके अंदर आपके 7 पॉइंट्स दे रखे हैं. कितने पॉइंट्स दे रखे हैं? 7 पॉइंट्स. इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको 7 पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा एज वेल एज आपको याद भी करा दूंगा. हम इसको साथ में ही लर्न करेंगे. तो अभी हम डेफिनेशन में पढ़कर आए दैट फेडरलिज्म देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. तो पहला पॉइंट तो यही खत्म हो गया. देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. और हर गवर्नमेंट के पास उसका ओन जुरिस्डिक्शन है. तो सर जुरिस्डिक्शन क्या होता है? जुरिस्डिक्शन मतलब दायरा, मतलब उसको क्या क्या पावर्स अलॉट कर रखी हैं. हिंदी में बोले तो दायरा, ओन जुरिस्डिक्शन, कि ये जितनी भी पावर्स हैं ये तुम्हारी हो गई स्टेट गवर्नमेंट, ये पावर्स किसकी हो गई? सेंट्रल गवर्नमेंट. और जो लोकल गवर्नमेंट है उसको भी हमने सर्टेन पावर्स अलॉट कर दी. तो जुरिस्डिक्शन मतलब क्या हो गया? दायरा. इस दायरे के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? गवर्न करेंगे सिटीजन्स को. तो देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. सेकंड, डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओन जुरिस्डिक्शन. उनके ओन दायरा बना रखे हैं रिगार्डिंग टू लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. उनका लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन सबका एक सेट ऑफ रूल्स है और उस सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम पीपल को गवर्न करेंगे. सेकेंड, द एग्जिस्टेंस एंड ऑथोरिटी ऑफ ईच टियर इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड. और ये सारी बातें कहाँ पर लिखी है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है. तो जो आपका दायरा है, हमने एक दायरा बना दिया सर, हमने एक दायरा बना दिया और इस दायरा का कर्ता धर्ता कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है. कांस्टेंट रिपीटेशन मैं दूंगा आप लोगों को ताकि हम इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर ही जो हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं हम हमारा चैप्टर याद कर ही जाएंगे. सो देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट हैव इट्स ओन जुरिस्डिक्शन रिगार्डिंग लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन. रिगार्डिंग लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन. और ये दायरा सर किसने बताया है? ये दायरा सर कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है. इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड. तो 3 पॉइंट्स हमारे यहीं पर निपट गए. The change in the fundamental provision of constitution required consent of both the level of government. जो हमारा चौथा पॉइंट है, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं एक तरफा. एक तरफा क्या? हम डिसीजंस, यहां पे हम प्यार भरी बातें नहीं करेंगे, यहां पर हम डिसीजंस की बातें करेंगे. तो जो डिसीजंस हैं क्या एक तरफा हो सकते हैं? आंसर इज नो. अगर आपको
कोई भी एक्ट, कोई भी प्रोविजन, कोई भी लॉ पास कराना है, देन यू नीड द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की कंसेंट होना बहुत जरूरी है, एक तरफा कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। सो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। पॉइंट नंबर 5, द कोर्ट प्लेज अ की रोल टू इंटरप्रिटेट द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में भरी भरी बातें लिखी हुई है, भारी भारी बातें, उसको इंटरप्रिटेट कौन करेगा? उसको इंटरप्रिटेट करेगा कोर्ट, और कोर्ट उससे जजमेंट निकालेगा। ये कोर्ट का काम है उसको इंटरप्रिटेट करना। सो कोर्ट प्लेज अ की रोल टू इंटरप्रिटेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जो हमने ऊपर बताया कि सर जो दायरा है, जो पावर है, वो किसने बताया? कॉन्स्टिट्यूशन ने। बट इसको इंटरप्रिटेट कौन कर रहा है? कोर्ट्स कर रहा है। द सुप्रीम कोर्ट प्लेज अ रोल ऑफ द एम्पायर। सुप्रीम कोर्ट बैठ के देखेगा कि कौन सही है, कौन गलत है। अब जो पैसा होता है, हमको पता है कि जो गवर्नमेंट है उसके पास पैसा कहां से आता है? उसके पास पैसा आता है थ्रू टैक्सेस। उसके पास पैसा कहां से आता है? टैक्स से। दिस इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है सर? इनकम, जो पैसा मिल रहा है, रेवेन्यू। तो जो गवर्नमेंट है उसकी मेन रेवेन्यू क्या है? टैक्स है। और हर डिफरेंट टाइप्स का, आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के टैक्स देखे होंगे। अगर मैं जीएसटी की बात करूं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, तो वो भी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी होती है। सर सुन लेना, आपके अभी कहीं काम नहीं आएगा। जो हमारी जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी दो तरीके की होती है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जीएसटी अलग है, स्टेट गवर्नमेंट की अलग है। तो जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है आपके, वो भी फिक्स है। द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स आर क्लियरली मेंशन टू इंश्योर द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। सबके पास उनकी ओन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। एंड नंबर लास्ट इज द फेडरल सिस्टम हैज अ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। अब हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। वी हैव टू ऑब्जेक्टिव्स। We have two objectives. Number 1, to safeguard and promote the unity of the country. हमारे देश में एकता को प्रमोट करना किसके हाथों में है? फेडरल सिस्टम की एक ऑब्जेक्टिव की तरह है। एंड सेकंड, while at the same time accommodate the regional diversities, because हमारा इंडिया इज सच अ ब्यूटिफुल कंट्री, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के पीपल पाए जाते हैं, चाहे वो डिफरेंट कास्ट के हैं, रिलीजन के हैं। तो फेडरलिज्म क्या करता है? इट हैज़ टू ऑब्जेक्टिव। नंबर 1, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी, एंड नंबर 2, टू accommodate द रीजनल डाइवर्सिटीज। तो सर 7 पॉइंट्स हैं, बिना देखे एक बार क्विक रिकैप करने जा रहे हैं। वो 7 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? द 7 पॉइंट्स आर, देयर आर 2 or more level of government, there are 2 or more level of government, different tiers of government have its own jurisdiction। सर उनका एक दायरा बना दिया, और ये दायरा इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। अगर मुझे किसी भी चीज़ में चेंज लाना है, अगर मुझे कोई प्रोविजन चेंज करना है, कोई लॉ को अमेंड करना है, तो क्या वो एक तरफा हो जाएगा? नहीं। हमको क्या करना पड़ेगा? हमको कंसेंट चाहिए ऑफ बोथ द हाउसेज, ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हमको बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए, तभी हमारा कोई लॉ या कोई प्रोविजन या कोई एक्ट के अंदर हम अमेंडमेंट, चेंजेस या नया लॉ लेकर आ सकते हैं। फिफ्थ इज द कोर्ट इंटरप्रिटेड द कॉन्स्टिट्यूशन and the powers of the different levels of government, and the Supreme Court act as an empire of the country। तो कंट्री के अंदर एम्पायर का रूल हमने किसको दे दिया? सुप्रीम कोर्ट को दे दिया। The sources of revenue for each level of government are clearly mentioned to ensure the financial autonomy। The federal system promotes number 1 यूनिटी। नंबर 1 इज यूनिटी एंड नंबर 2 इज द रीजनल डाइवर्सिटीज। तो सर अभी तक हमने फेडरलिज्म की डेफिनेशन से समझी कि सेंट्रल और स्टेट में पावर बांट दो। देसी लैंग्वेज में बात करें तो सेंट्रल एंड स्टेट में पावर बांट दो, इसको हम क्या कह देंगे? फेडरलिज्म कह देंगे। फिर हमने 7 फीचर्स देखे फेडरलिज्म के। नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, द बैलेंस ऑफ पावर। अब टाइप ऑफ फेडरलिज्म पढ़ेंगे हमने ये पढ़ा कि फेडरलिज्म क्या है, सेंट्रल एंड स्टेट में पावर बांट दिया। हमने 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द बैलेंस ऑफ पावर। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म किस तरीके के होते हैं।
So the exact balance of power between the central and state government varies from one federation to the another. This balance depends mainly on the historical context in which the federation form. Federations are formed in two ways. तो ये चार्ट दिख रहा है आप लोगों को, the types of federalism. Number 1 is coming together and number 2 is holding together. तो types of federalism क्या है? Coming together and holding together. So in the first type, the states come together on its own. Coming together, साथ आ रहे हैं, come together. अच्छा, बिफोर मैं आप लोग को समझाऊं, मैं आप लोग को एक ट्रिक बता देता हूं इसकी, कि जो coming together है, ये लव मैरिज है. This is love marriage. And this is arranged marriage. तो लव मैरिज कैसे सर? बिकॉज दे आर कमिंग टुगेदर, अपनी इच्छा से आ रहे हैं दोनों, टू फॉर्म अ बिगर यूनिट एंड दे हैव द इक्वल पावर एंड इक्वली स्ट्रॉन्ग एंड इट इज नोन equally strong federal government and that's why they are known as coming together because ये साथ आ रहे हैं so that the pooling of sovereignty and retaining the identity they can increasing their security. So holding together and coming together, individual states अपने आप आ रहे हैं ताकि वो एक बड़ा नेशन बना सकें. जैसे इसका क्लासिक एग्जाम्पल है इंडिया. हमारे इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंट स्टेट्स अपने आप आए हैं. दे कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट्स एंड दे हैव द इक्वल पावर. पहले क्या होता था? पहले कंट्रीज नहीं होती थी. पहले क्या होती थी? एक स्कैटर्ड एरियाज होते थे, एक राजा इसमें, एक राजा इसमें, एक राजा इसमें. और हमने पढ़ा था कि सर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इसको एक नेशन बना दें. तो जब इंडिपेंडेंट यूनिट्स एक साथ आते हैं, कम टुगेदर एंड दे फॉर्म अ बिगर यूनिट, दे हैव इक्वल पावर. अब लव मैरिज के अंदर क्या होगा सर? इक्वल पावर होगी. अगर लड़का कपड़े धो रहा है तो लड़की बर्तन धोएगी, घर के काम पूरे बटेंगे. तो उनकी पावर्स कैसी हो जाएंगी सर? इक्वल हो जाएंगी एंड दे आर इक्वली स्ट्रॉन्ग बिकॉज ये लोग साथ आए हैं एंड इट इज नोन एज कमिंग टुगेदर. जबकि दूसरे टाइप ऑफ फेडरेशन के अंदर क्या हो रहा है? दूसरे टाइप की फेडरेशन के अंदर हो रहा है हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. अरेंज मैरिज हुई, लड़के का मन नहीं था शादी करने का, जबरदस्ती घर वालों ने शादी करा दी. फिर वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा चलो तुम आ तो गई हो घर पे, तो समझौता होगा. अब क्या होगा? समझौता होगा. मैं अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, डिवाइड कर दूंगा कि जाओ खुश रहो. सो इन द सेकेंड टाइप द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल. तो लड़के ने सारी पावर अपने पास रख ली, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी पावर रख ली. एंड हियर द लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट. और इसका एग्जांपल है यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कमिंग टुगेदर, कि साथ आए हैं. अब हम सर साथ आ गए हैं, अरेंज मैरिज हो गई है, समझौता करना पड़ेगा. तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं चलो मैं अपनी पावर थोड़ी सी तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, मैं डिवाइड कर देता हूँ. जबकि फर्स्ट टाइप के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम एक बिगर यूनिट बना रहे हैं, हम साथ आ रहे हैं, हम इक्वली पावरफुल होंगे, हम इक्वली स्ट्रांग होंगे. सो दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर. ये आपका फर्स्ट पार्ट था. इस फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस करा? इस फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने डिस्कस करा फेडरलिज्म की डेफिनेशन. सेकंड, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म एंड व्हाट डू यू मीन बाय द कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर. ये हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं. सो व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल? तो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाने वाला कौन है? ऐसा क्या हो रहा है कि हमारी जो कंट्री है वो एक फेडरल यूनिट है? सो इंडिया हैज एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर द पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन. तो बहुत खून खराबा हुआ और बहुत खून खराबे का रिजल्ट क्या हुआ कि फाइनली हमारा देश आज़ाद तो हो गया. बट हमने एक चीज़ नोटिस ये करी कि देयर वर क्लैशेस. लोगों के बीच में बहुत क्लैशेस थे, अलग अलग टाइप के. जैसे कास्टिज्म था, रिलीजियसली थे, जेंडर था, जेंडर इनइक्वालिटी प्रिवेल करती थी इंडिया के अंदर. तो देयर वर क्लैशेस. तो हम इंडिया को एक फेडरल कंट्री कैसे बनाएं? सो अर्ली आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्री. द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है
वो इंडिया को क्या बोलता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। हालांकि हमने ये वर्ड कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं करा है कि हमारा जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, बट हमने देखा है हमारी कंट्रीज के अंदर इतने सारे डिफरेंट स्टेट्स हैं, और जब वो डिफरेंट स्टेट्स साथ आते हैं तो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स बन जाती है, इट बिकम्स ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। तो हमारे पास में दो टाइप की गवर्नमेंट है जो हर कंट्री के अंदर होती है। वो कौन कौन सी गवर्नमेंट है? नंबर वन इज यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड नंबर टू इज द स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट और ऐड हो गई थी जिसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट को हमने बाद में ऐड किया था, एक सेकेंड, लेटर वी एडेड द लोकल गवर्नमेंट। एक सेकेंड, तो हमने लास्टली लोकल गवर्नमेंट को भी इसके अंदर ऐड कर दिया था। एंड देन द थर्ड टियर ऑफ फेडरलिज्म इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। So later the third tier of federalism was added in the form of panchayats and municipalities. The constitution clearly provided the threefold distribution. तो हमारी जो कंट्री है कि हम पूछे सर फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसी होती है, हमने एक लिस्ट बना दी। हमने क्या बना दिया? एक लिस्ट। और जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, हमने क्या बना दी? एक लिस्ट। कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमने एक दायरा बना दिया, जुरिस्डिक्शन। हमने क्या बना दिया? एक जुरिस्डिक्शन। और ये जुरिस्डिक्शन को सैंक्शन किसने किया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो हमने डिफरेंट टाइप्स की लिस्ट बना दी और दायरे बना दिए कि भाई अगर इस टाइप की चीज हुई, अगर इस टाइप का कुछ देखने को मिला तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले लेना, अगर इस टाइप का कुछ देखने को मिला तो भाई स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले लेना, एंड अगर इस टाइप का बना तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर डाला। तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट। नंबर वन इज यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। नंबर वन इज यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। तो पढ़ते हैं हम कि यूनियन लिस्ट के अंदर क्या क्या दे रखा है। यूनियन लिस्ट के अंदर हमने वो सारी चीजें दे रखी है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत जरूरी है, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर नेशन इंपॉर्टेंस। जैसे डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गई, करेंसी हो गई, फॉरेन अफेयर्स हो गए, कम्युनिकेशन हो गया। इसको हमने यूनियन लिस्ट में डाला कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी वो ही हम मान लेंगे। स्टेट गवर्नमेंट को हमने कौन सी लिस्ट पकड़ा दी? स्टेट लिस्ट पकड़ा दी। और इसके अंदर हमने कौन कौन सी बातें करी? पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। तो एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, खेती बाड़ी साथ आ गई, प्राइमरी एक्टिविटीज। अपार्ट फ्रॉम दैट पुलिस, ट्रेड, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि स्टेट क्या करता है? डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम है हमने स्टेट गवर्नमेंट को दिया। देयरफॉर पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। एंड कॉन्करेंट लिस्ट में हमने क्या डाल दिया? एजुकेशन। अब इसके अंदर हम ऐसी चीजें डालेंगे जो दोनों के इंपॉर्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। जैसे एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड हो गया। अब ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसको मैं फटाफट याद भी करा दूंगा। पहले हमने शादी करी, मैरिज किया, फिर हमने बच्चे अडॉप्ट करे, एंड देन हमने सक्सेशन का मतलब उत्तराधिकारी, कि अगर ये मेरा प्लॉट है किसी के फादर या ग्रैंडफादर ने खरीदा है तो उनके बच्चों को किस तरह से मिलेगा, ये सक्सेशन बताता है। तो मैरिज की, शादी करी, देन हमने बच्चे अडॉप्ट करे और उन बच्चों को किस तरह से प्रॉपर्टी मिलेगी वो सक्सेशन में लिखा है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या गया? एजुकेशन, देन फॉरेस्ट, देन ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। तो इसी को अपन वापस पढ़ते हैं, नीचे नोट्स के अंदर दे रखा है।
नोट्स के अंदर दे रखा है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सो इट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जैसा अभी हमने बात करी, इट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस like defense, foreign affairs, banking, communication and currency. We need a uniform policy on these matters throughout the country. The union government alone can make the law related to the subject mentioned in the union list. Sir, jurisdiction, मैं वापस word use करूँगा ताकि मैं आपको याद करा दूँ। Sir, jurisdiction fix कर दिया, दायरा fix कर दिया है कि इस टाइप की अगर चीज़ें आई जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, आप जो बोलोगे वो बात हम मान लेंगे। सेकेंड लिस्ट वो स्टेट लिस्ट। ये किसके सब्जेक्ट्स हैं? स्टेट के सब्जेक्ट्स हैं। ये किसके सब्जेक्ट हैं? स्टेट्स के सब्जेक्ट हैं। एंड इंपॉर्टेंस लाइक पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। एंड state government alone can make the laws related to the subject mentioned in the state list. सर कॉन्करेंट में कौन आ गया है? कॉन्करेंट में आ गया सेंट्रल एज वेल एज स्टेट। तो सेंट्रल एज वेल एज स्टेट, सो इट इंक्लूड द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। दोनों का इंटरेस्ट है, सेंट्रल का भी है भैया और स्टेट गवर्नमेंट का भी है। लाइक एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, शादियों में दोनों का इंटरेस्ट है, अडॉप्शन में दोनों का इंटरेस्ट है, सक्सेशन में दोनों का इंटरेस्ट है। बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ ऑन दीज सब्जेक्ट। इफ द लॉ कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, तो किसका माना जाएगा? यूनियन गवर्नमेंट का माना जाएगा। सेंट्रल और स्टेट के बीच में अगर लड़ाई हो गई, डिस्प्यूट हो गया, तो यहाँ पे मैं दो केस उठाना चाहता हूँ। आप लोगों का दो मन में डाउट्स आएंगे, और अगर डाउट्स नहीं आ रहे तो मैं डाउट्स क्रिएट कर देता हूँ। नंबर 1, अगर सेंट्रल और स्टेट में लड़ाई हो गई, अगर सेंट्रल और स्टेट में लड़ाई हो गई किसी सब्जेक्ट को लेके, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी उस बात को हम मानेंगे। नंबर 2, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऐसा टॉपिक था जो बाद में आया हो, ऐसा भी तो कोई टॉपिक हो सकता है कि मतलब जो इन लिस्ट के अंदर ही नहीं है, ना वो यूनियन लिस्ट में, ना वो स्टेट लिस्ट में, ना वो कॉन्करेंट लिस्ट में। तो सर ऐसे लिस्ट का क्या होगा? जो लिस्ट बाद में आई है, जो टॉपिक्स बाद में आए हैं, उनका क्या, उस पर डिसीजन कौन लेगा? उस पर डिसीजन स्टेट लेगा या सेंट्रल लेगा? तो बच्चों उस पर डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का माना जाएगा। So the leftover subjects which do not fall in any of the three lists, union list, state list and concurrent list, like computer software बाद में आया, that came up after the constitution was made. Mr. B.R. अम्बेडकर को बिल्कुल नहीं पता था कि फ्यूचर में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आएगा, तो उन्होंने उसको लिस्ट में ऐड नहीं किया, और वो लिस्ट में ऐड नहीं किया, बाद में आया, तो उसको कौन, उससे रिलेटेड डिसीजंस कौन लेगा? यूनियन गवर्नमेंट लेगा। यहां तक की बात क्लियर हो रही है? तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट, देर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सो नाउ लेट्स डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग द स्टेट्स, कि कैसे पावर को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है अलग अलग स्टेट्स के अंदर। पहला हमने पढ़ा व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म, देन हमने 7 फीचर्स कंप्लीट करे फेडरलिज्म के। हमने देखा होल्डिंग टुगेदर क्या है, कमिंग टुगेदर क्या है, फिर हमने देखा लिस्ट किस तरीके की होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सो इस वाले लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग द स्टेट्स। सो आप मुझे बताइए कि होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर, होल्डिंग वर्सेस कमिंग कराते हैं, इसके अंदर ज्यादा स्टेट्स और इसके अंदर ज्यादा स्टेट्स एज वेल एज जो सेंट्रल अथॉरिटी है, इसके अंदर पावर बेटर वे में किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी? कमिंग टुगेदर के अंदर। किसके अंदर? कमिंग टुगेदर। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, it is important to note that holding together not always give equal power to its constituent units, because holding together क्या था सर? अरेंज मैरिज थी, तो अपनी बीवी को वो इक्वल पावर नहीं दे रहा है। All the states in India do not enjoy the same power. States like Jammu and Kashmir enjoy a special status. अभी एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है जम्मू कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर का एक शॉर्ट क्वेश्चन में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आंसर आ सकता है, शॉर्ट आंसर से ज़्यादा नहीं आ सकता। सो जम्मू एंड कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस है।
मैनी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, मैंने इसको बोल्ड भी किया है, आर नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली। तो बिना स्टेट असेंबली के अप्रूवल के जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर आप कोई भी लॉ एकदम से थोप नहीं सकते हैं। द रेजिडेंट्स ऑफ अदर स्टेट्स कैन नॉट बाय लैंड in the houses in this territory. Similarly, the provision exists from some other state as well. इसका आर्टिकल वैसे हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर का रिमूव हो गया था। स्टिल एनसीईआरटी की बुक ने एक शायद प्रोविजन डाल रखा है कि उसमें एक लाइन इंक्लूड करेगी रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया कैन नॉट बाय द लैंड। हालांकि ये आर्टिकल रिमूव हो गया है, स्टिल ये एनसीईआरटी के टॉपिक में आपको शायद मिल जाएगा ये वाला आर्टिकल वाला। तो इसके अंदर आप एनसीईआरटी की बुक को एक बार रेफर करेंगे। एनसीईआरटी की बुक को आप रेफर करना और उनका जजमेंट देखना कि उन्होंने आर्टिकल वाली बात वैसे मेरे ख्याल से लिखी हुई है, बट साथ में उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि रेसिडेंट्स ऑफ अदर स्टेट्स वहाँ पे लैंड बाय नहीं कर सकते। अब इस डिस्प्यूटेड टॉपिक को आप एक बार लेटेस्ट एनसीईआरटी की बुक से रेफर करेंगे। सो सिमिलरली द प्रोविजन एग्जिस्टेड फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल। फर्दर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया डू नॉट हैव द पावर ऑफ द स्टेट्स। सो जो यूनियन टेरिटरीज हमारी यूटीज, ये जो यूटीज हैं ये इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट तो है बट इनकी साइज बहुत स्मॉल है टू बी कंसिडर्ड एज अ स्टेट्स। तो हमारी जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, इसको हम लोग स्टेट्स नहीं मानते बिकॉज दे आर टू स्मॉल टू बिकम अ स्टेट्स, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो किसके हाथों में हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस Our constitution determines the extent of sharing of power between the union and the state government and its basic structure of the constitution. The parliament alone cannot change it to be the cannot change this. Any changes has to be passed by both the houses of the parliament with at least 2/3 majority. अगर आपको कोई changes लाने हैं, if you want to bring any changes, जिसको हम अमेंडमेंट्स कहते हैं, आप क्लास 9 के अंदर पढ़कर आए हैं इसको, उसको हम अमेंडमेंट्स कहते हैं चेंजेस को, या आप कोई न्यू लॉ लेकर आना चाहते हैं, देन इट शुड बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद नंबर 1 बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड नंबर 2 विद एटलीस्ट कम से कम 2/3 मेजोरिटी तो होनी ही चाहिए। देन इट इज रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर विद हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के अंदर मैं एग्जाम ओरिएंटेड बहुत सारे टॉपिक कवर कर रहा हूँ। जैसे नंबर 1 हमने एक जम्मू कश्मीर का कवर कर लिया, J&K, जम्मू कश्मीर का हमने एक टॉपिक कवर कर लिया। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने क्या कवर किया कि पार्लियामेंट किसी भी चेंजेस को ऐसे ही नहीं कर सकता, जैसे हमने फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में पढ़ा था, एक तरफा कोई चीज नहीं हो सकती। यू नीड the consent of both the houses of parliament and number 2 with 2/3 majority। और इसके बाद भी, ये तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और ये था पॉइंट नंबर 3, it should be ratified by the legislature of at least half of the total state. In case any dispute regarding the division of power, the high court and supreme court can make the decisions। अगर आप ध्यान से, अगर किसी ने features of फेडरलिज्म पढ़ा था तो वहां पे हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अ एम्पायर। जजमेंट किसके हाथ में है? हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स के, बट सुप्रीम कोर्ट इज द एम्पायर टू मेक द डिसीजन। बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज द रिसोर्सेज बाय लेविंग द टैक्सेस। ये सारी बातें हम लोग फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म से लिंक कर रहे हैं। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म से हम सारी बातें लिंक कर रहे हैं कि जो भी रेवेन्यू है वो फिक्स होगा, क्योंकि हमको पता है कि रेवेन्यू कहाँ से आता है? टैक्सेस से। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू ईच ऑफ देम। मतलब फिर सर वही वाली बात आ गई, हमारा फेवरेट टॉपिक, हमारा फेवरेट वर्ड, ज्यूरिसडिक्शन। ये वर्ड्स मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये वर्ड्स रहें, और जब आप ये आंसर्स फ्रेम करें तो आप ये अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल करें।
सो एक बार यूनियन टेरिटरीज के बारे में सर वापस पढ़ा दीजिए। बिल्कुल पढ़ा देते हैं, क्योंकि हमने यूनियन टेरिटरीज के बारे में ऊपर डिस्कस किया था, तो हम वापस एक बार कवर करते हैं कि यूनियन टेरिटरीज हम पढ़ने वाले हैं कि यूनियन टेरिटरीज क्या है, यूटीज के बारे में पढ़ रहे हैं। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। दीज आर एरिया विच आर टू स्मॉल, ये बहुत छोटे हैं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। दीज आर टू स्मॉल टू बी कैटेगराइज एज स्टेट्स, दीज आर टू स्मॉल टू कैटेगराइज एज स्टेट, बट इट कैन कुड नॉट बी मर्ज विद एनी एग्जिस्टिंग स्टेट। तो हमने इनको क्या नाम दे दिया, यूनियन टेरिटरीज। फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़, लक्षद्वीप, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर ऑल कॉल्ड एज यूनियन टेरिटरीज। दीज आर सम फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। These territories do not have a power of state. इनको स्टेट की पावर नहीं दी है, that's why central government has a special power in running them. तो इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया, इसको एक क्विक रिकैप मार लेते हैं। इस वाले लेक्चर के अंदर हमने जो जो पढ़ा उसके अंदर हम एक क्विक रिकैप मार रहे हैं। यहाँ जगह यहाँ लिख लेते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया सर, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने इसके अंदर फेडरलिज्म की डेफिनेशन पढ़ी, हमने फेडरलिज्म की डेफिनेशन पढ़ ली। देन हमने फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म कंप्लीट किया। देन हमने क्या पढ़ा, हमने कमिंग टुगेदर, वर्सेस होल्डिंग टुगेदर पढ़ा। देन हमने हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया के अंदर हमने लिस्ट पढ़ी कि लिस्ट कितने तरीके की होती है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। सी नहीं लिख रहा, वरना सी देखते बच्चे बोलेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है। तो यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। एंड लास्ट में हमने जम्मू एंड कश्मीर पे एक डिस्कशन किया, एंड हमने पार्लियामेंट के बारे में देखा कि किस तरह से पार्लियामेंट पे डिस्कशन किया कि किस तरह से अमेंडमेंट चेंजेस या न्यू लॉ लेके आ सकते हैं। एंड लास्ट हमने छोटा सा एक टॉपिक कवर किया था यूनियन टेरिटरीज का। ये हमने लेक्चर 1 के अंदर कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं कि हाउ फेडरलिज्म is practiced in India। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। टिल देन बाय बाय, पैकअप करते हैं, पैकअप।